Hello friends, as I promised, today we are going to take the third chapter of business communication, and this chapter is all about comprehension and little bit of grammar. और ये चैप्टर खत्म होने के साथ बिजनेस कम्युनिकेशन का 50% सिलेबस हमारा खत्म होगा. There are total 8 chapters in the course and we are going to complete 4 chapters today. So let's begin with comprehension. What is comprehension? Comprehension क्या है? बहुत ही आसान सी चीज है. Comprehension means our ability to understand something. किसी भी चीज को पढ़कर उसे समझने की क्षमता. If you remember, स्कूल में जब हम इंग्लिश सब्जेक्ट की एग्जाम दिया करते थे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता था जिसमें हमें एक बड़ा वाला पैराग्राफ देते थे और पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन होते थे, द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और वो 5 क्वेश्चन के आंसर्स पैराग्राफ में ही होते थे. हमें बस सिर्फ ढूंढना होता था और थोड़ा बहुत सोचकर वो आंसर्स हमें देने होते थे. दैट इज व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन ऑल अबाउट. तो एक वही क्वेश्चन हमारी एग्जाम में है कॉम्प्रिहेंशन का, जहां पे पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको 4 आंसर के ऑप्शंस दिए जाएंगे. सही आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा. तो यहां पे हम फिलहाल किसी पैराग्राफ का कॉम्प्रिहेंशन नहीं करेंगे. वो ऑलरेडी काफी सारे एग्जांपल आपके स्टडी मटेरियल में है ही पहले से मौजूद. हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन जब भी आप टास्क अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, कैसे आप इसको करेंगे, उसका एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. तो चलिए हम शुरू करते हैं. हाउ टू कॉम्प्रिहेंड अ गिवन पैसेज और पैराग्राफ. देयर आर फ्यू स्टेप्स टू फॉलो एंड रिमेंबर, ये जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं वही सीक्वेंस में आप ये प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, तब जाके आप बड़े ही आसान तरीके से पैसेज में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको समझ पाओगे और क्वेश्चन के सही आंसर ढूंढ पाओगे. सो सबसे पहला स्टेप है रीड द पैसेज. जो कोई भी पैराग्राफ आपको दिया गया आप उसको ध्यान से पढ़िए. अब पैराग्राफ पढ़ने के टाइम पर हमारा पर्पस है टू गेट अ जिस्ट ऑफ इट. जिस्ट माने टू गेट एन ओवरव्यू. पैराग्राफ को थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे हमें, क्योंकि सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है कि पैराग्राफ इज व्हाट इज इट ऑल अबाउट. पैराग्राफ किस चीज के ऊपर है, उसका थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, कौन से टॉपिक के ऊपर ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है. बस इतना समझने के लिए हमें एक बार पैराग्राफ को पढ़ना होगा. स्टेप नंबर 2, रीड द पैराग्राफ अगेन. पैराग्राफ को वापस पढ़िए. इस बार थोड़ा स्लो पढ़िए. पहली बार हमने थोड़ा फास्ट पढ़ा, अब इसको स्लोली पढ़ेंगे. कोशिश करेंगे कि हम हर एक वर्ड को पढ़ें. दूसरी बार जब आपने पैराग्राफ को धीरे से पढ़ लिया, हर एक शब्द को देख लिया, अब स्टेप नंबर 3 होगा कि पैराग्राफ के नीचे जो कोई भी क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के नीचे जो 4 आंसर के ऑप्शन है उसको भी ध्यान से पढ़िए. So read all the questions given below the passage along with the answer options. अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद you need to read the paragraph again. आप सोचेंगे सर इतनी बार पैराग्राफ पर ये बहुत जरूरी है, तभी जाके आप क्वेश्चन का सही आंसर पकड़ पाएंगे. सो अब चौथी बार आपको पैसेज को पढ़ना है. अब क्या होगा देखिए, स्टेप नंबर 3 में आपने क्वेश्चन और पॉसिबल आंसर्स को देखा, उससे पहले आपने 2 बार पैराग्राफ को पढ़ा, तो आपके दिमाग में पैराग्राफ का थीम, उसका सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन के आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स दिमाग में थोड़े से क्लिक होना शुरू हो जाएंगे. अब जब आप चौथी बार मतलब स्टेप नंबर 4 पे इसको तीसरी बार पढ़ोगे तो क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं
और उसके नीचे जो भी आंसर दिए हैं वो यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे। ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन वाला लाइन जब आएगा तो आपका दिमाग आपको अलर्ट करेगा कि देख बेटा ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो आप उसको और गौर से पढ़ोगे और गौर से पढ़ के आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन जो था उसके मुताबिक यहाँ पे कौन सा आंसर दिया गया है, तो आप फौरन ही वो आंसर को आप मार्क कर सकते हो क्वेश्चन के नीचे। ऐसे 1 2 3 करके जितने भी क्वेश्चन है, 4 5 जो भी क्वेश्चन है, आप उसके आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप तीसरी बार पैराग्राफ को पढ़ते हो क्वेश्चन आंसर स्टडी करने के बाद, तो उस टाइम पे कैरी अ पेंसिल इन योर हैंड, अपने हाथ में एक पेंसिल रखना है। जितने भी कीवर्ड्स आपको दिखते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखते हैं, इंपॉर्टेंस आप ये बिना पर नहीं करोगे कि कौन से नए शब्द हैं, इंपॉर्टेंस आप ये बिना पर नहीं करोगे कि कौन से शब्द मेरे को नहीं पता है। सेंटेंस पढ़ने के टाइम पर आपको जो कीवर्ड्स लगते हैं, जो शब्द आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, और जैसे अपने क्वेश्चन आंसर भी पढ़े तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो भी कोई भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो एक वर्ड भी हो सकता है, 2 या 3 शब्द भी हो सकते हैं, आप उनको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर भी सेंटेंस में दिखाई देता है तो उसको आप डबल अंडरलाइन कीजिए, ताकि जब आप फाइनली क्वेश्चन के आंसर टिक करो तो आंसर पैसेज में से ढूंढना आपके लिए आसान हो जाए। मतलब जितने भी कीवर्ड्स है उसको आप सिंगल अंडरलाइन करोगे, और जहां पे जो पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज किसी क्वेश्चन का आंसर है वहां पे आप डबल अंडरलाइन करोगे। ठीक है, इसके बाद आप सीधा सा क्वेश्चन पे जाओगे और जहां पे अपने क्वेश्चन का आंसर डबल अंडरलाइन किया वहां पे आप उसको देख के फाइनल आंसर आप अपना डिसाइड करोगे। अब कुछ 2-3 चीजें जो यहाँ पे मैं टिप्स के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। इफ यू कम अक्रॉस एनी वर्ड और फ्रेज यू डोंट नो व्हाट टू डू, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। हम में से काफी सारे लोग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, एंड इवन दोज हु हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, काफी सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं पैराग्राफ में जिसका प्रॉपर मीनिंग आपको नहीं पता है। अब तो करना क्या है उस टाइम पे, क्योंकि जितने शब्दों का मतलब आप समझ पाओगे उतना आसान वो पैराग्राफ आपके लिए होगा समझना, और उतना इजीली आप हर एक क्वेश्चन का सही आंसर सोच पाओगे। तो मान लो कि आपने पहली लाइन पढ़नी शुरू की और पहली ही लाइन में एक शब्द कोई ऐसा आया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, या फिर वो ऐसा वर्ड जो पहली बार आप देख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो सेंटेंस में या फिर जो लाइन में जो शब्द आपको नहीं पता है, तो उसी लाइन को आप 2 या 3 बार वापस पढ़िए, और जब वो तीसरी बार आप लाइन को पढ़ोगे, वो सेंटेंस को पढ़ोगे, तो कोशिश कीजिए सोचने का कि ये लाइन के मुताबिक ये शब्द का पॉसिबल मीनिंग क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, भले ही थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगे, बट दिस इज अ वेरी एफिशिएंट प्रूवन टेक्निक, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। आई ऑल्सो डू द सेम, क्योंकि इंग्लिश भाषा में बहुत सारे शब्द हैं और हर एक शब्द का सही मीनिंग याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या करना है, जो पर्टिकुलर लाइन में, जो पर्टिकुलर सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द आपको दिखा कि जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो उसका मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी खोलने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे जब डिक्शनरी लेके नहीं जा पाओगे, उसको गूगल भी नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, उसी लाइन को, उसी सेंटेंस को 2 बार 3 बार पढ़िए और कोशिश कीजिए सोचने का कि ये लाइन में बाकी सारे जो शब्द है वो जो मतलब बता रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, इट्स वेरी सरप्राइजिंग बट ट्रू, कि ज्यादातर केसेस में आपको जो मतलब सोच में आता है, समझ में आता है, 99% वही आंसर होगा। अब कॉल इट अ मिरेकल, कॉल इट अ मैजिक, पर दिस इज ट्रू।
ऑलमोस्ट ज्यादातर सेंटेंस में ये टेक्निक आपको काम में आ जाएगी कि जहां पे आपको शब्द का मतलब नहीं पता, आपने वो सेंटेंस को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ा और सोचा कि बाकी जो शब्द है ये सेंटेंस में, उसको ध्यान में रखते हुए ये शब्द जिसका मतलब मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब हो सकता है। और 99% आपको जो मतलब समझ में आता है या फील होता है कि शायद ये होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो ही होगा। कई बार जब लिखने वाले ने शब्दों के साथ छेड़छाड़ किया हो या शब्द का कोई इंटरनल मीनिंग लिखा हो, तभी जाके थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। बाकी ज्यादातर केस में ये टेक्निक काम कर जाएगी। और मान लो उसके बाद भी कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो लाइन जहां पे जो शब्द आपको नहीं पता, उसके आगे वाली और उसके पीछे वाली लाइन को भी ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्या होता है ना कि आगे वाली और पीछे वाली लाइन या मतलब आगे वाला सेंटेंस और उसके बाद वाला सेंटेंस पढ़कर आपको एक अंदाजा आ सकता है कि आगे वाली लाइन में ये बात की है, इसके पीछे वाली लाइन में ये बात की है, तो ज्यादातर ये बीच वाली लाइन में ये पॉइंट होगा। और वो पॉइंट को अगर मैं उसके ऊपर गौर करता हूं तो ये शब्द का ये मीनिंग होना चाहिए, और ज्यादातर केस में वो मीनिंग ही निकलेगा। So whenever you come across any unfamiliar word or a group of words, जिसे हम कहेंगे phrase, so reread that line. If needed, read the previous line. If needed, read the next line and then try to guess the possible meaning. And in most of the cases, जो मीनिंग आपको दिमाग सोच में आता है, जो मीनिंग आपको लगता है, वो ही मीनिंग होगा। पैराग्राफ आपने 3 बार पढ़ा, अभी ये चौथी बार पढ़ोगे। तो ये पढ़कर आप सोचिए कि अगर मान लो आपको बताया गया कि ये पैराग्राफ को क्या टाइटल दिया जाए। स्कूल में तो वो चीज होती थी कि हमको ये भी क्वेश्चन में कहते थे कि पैराग्राफ को कोई अप्रोप्रिएट टाइटल दो, इन्हें योग्य शीर्षक आपो। सो यहाँ पे आपको ये भी सोचना है, भले ही आपको वो क्वेश्चन पूछा हो या ना पूछा, क्योंकि जब आप अपने हिसाब से सोचते हो कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, that may take 1 or 2 minutes, but that will bring you close to the actual theme or central idea of the passage. जब भी आप पैराग्राफ के टाइटल के बारे में सोचते हो, जरूरी नहीं कि एक ही टाइटल आपको मिले, आपके पास 2-3 ऑप्शन दिमाग में आए, तो 2-3 ऑप्शन जो भी दिमाग में आते हैं उसमें से सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट सूटेबल टाइटल होगा। और वो जो अगर एक बार आपने डिसाइड कर दिया, माने आपने पूरे पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया पकड़ लिया, आपको पैराग्राफ का थीम पता चल गया, अब चीजें और आसान हो जाएगी। और तीसरा चीज है, कुछ भी अज्यूम मत कीजिए, एक्सेप्ट द मीनिंग ऑफ दैट अननोन वर्ड। जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया है उसी को पकड़ के आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। आप क्रिएटिवली अजम्पशन मत करो, ये होगा वो होगा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उसी के बिना पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी को ध्यान में रख के आपको आंसर देना है। तो यहां पे फेंका फेंक तो होगी नहीं, ठीक है ना, कि तू फेंक मैं लपेटता हूं, वो वाला चीज होने वाला नहीं है। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को यूज करके आपको आंसर पता करना या ढूंढना है। अब इसका प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा करना होगा। तो जितने भी पैराग्राफ आपके स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने छाप कर दिए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 बाय 1 हर एक पैराग्राफ को लीजिए। देखिए ज्यादातर पैराग्राफ ऐसे हैं जहां पे नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं सभी में, और क्वेश्चन के जो आंसर से मतलब 4 ऑप्शन है उसमें जो भी सही आंसर है उसको बोल्ड इफेक्ट में उन लोगों ने दिया है। माने आपको बाकी ऑप्शन ज्यादातर, जब आपके पास 4 ऑप्शन है और उसमें से जब किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को बोल्ड इफेक्ट दिया गया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा उसी पे जाते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। भले ही आपको पता है कि 4 में से ये सही आंसर है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दे दिया है छाप के बोल्ड इफेक्ट के साथ, फिर भी आप चारों ही आंसर को पढ़िए, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वाली लाइन को पैराग्राफ में वापस पढ़िए, रेफर कीजिए और सोचिए, हर एक आंसर का मीनिंग समझिए।
क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन वाली लाइन को पैराग्राफ में रेफर कीजिए और उसके बाद हर एक आंसर मतलब 4 आंसर जो क्वेश्चन के नीचे दिए, हर एक आंसर को पढ़ के उसका मीनिंग पकड़ने का कोशिश कीजिए। See, you should be convinced by your own कि 4 में से जो पर्टिकुलर आंसर को बोल्ड इफेक्ट दिए गए वो ही सही है। डोंट एक्सेप्ट इट कि इंस्टीट्यूट ने छाप के दे दिया मैंने सही है, हाँ वो सही ही है, सही ही होगा, पर आप सीखोगे कैसे? जब एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा तो आप आंसर सही आंसर कैसे ढूंढोगे? अगर आपने छोड़ दिया कि नहीं इंस्टीट्यूट ने दिया यही सही आंसर है, भैया और भी ऑप्शन पढ़िए तो सही। हो सकता है कि कई बार 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको सही लगे, तो फिर 2 में से कौन सा ज्यादा सही है उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो मेरा ये सुझाव है आपको कि एक मान लो कि ये सेशन खत्म होने के बाद आपने अपना बुक ओपन किया, तीसरा चैप्टर ओपन किया कॉम्प्रिहेंशन वाला, उसमें आपने बेसिक थियरी को एक बार पढ़ लिया, मेरा जो टेक्निक है उसको आपने एक बार याद कर लिया या फिर उसकी नोट्स बना दी। अब आप क्या करेंगे कि जो एक सैंपल जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं पैराग्राफ के कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें से किसी भी एक पैराग्राफ को पकड़िए, उसको मैंने जो आपको स्टेप्स बताए उस स्टेप्स के हिसाब मुताबिक उसको पढ़िए। अब जब पूरा पढ़ लेने के बाद आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन वाली लाइन को पैराग्राफ में ढूंढिए, फर्स्ट क्वेश्चन है तो ज्यादातर पैराग्राफ की शुरुआत में ही होगा। वो पर्टिकुलर जब आपके हाथ में आती है जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया उसको आप 2 बार पढ़िए और जहां पे आपने वो डबल लाइन ड्रॉ किया था, डबल अंडरलाइन किया था, वो शब्द को पढ़िए और सोचिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया क्या यही इसका आंसर है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये शब्द वाला आंसर नहीं है पर इसके बाजू वाला जो शब्द है वो सही है, तो आप वो डबल लाइन को इरेज करके, इसलिए बोला पेंसिल यूज कीजिए और बगल वाले शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए, डबल अंडरलाइन। अब आप क्वेश्चन के नीचे दिए गए चारों ही ऑप्शन को पढ़िए, चारों ही ऑप्शन, ऑल 4 ऑप्शंस, not just the one which has got a bold effect, not just the one which is correct। पहला आंसर पढ़िए जो कि ऑप्शन है और फिर सोचिए कि क्या ये आंसर सही है। यू शुड फर्स्ट कन्विंस योर सेल्फ कि नहीं ये सही आंसर है या ये सही आंसर नहीं है। हर एक आंसर को पढ़ना है, पहले आंसर को पढ़िए, लाइन के साथ कंपेयर कीजिए, क्वेश्चन को रेफर कीजिए, सोचिए क्या यह सही आंसर है। अगर लगता है कि नहीं ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे जाइए, उसको वापस पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के दूसरे आंसर का ऑप्शन को पढ़िए। अब जो पर्टिकुलर सेंटेंस या लाइन में आपने वो क्वेश्चन का आंसर देखा उसको पढ़िए और सोचिए कि क्या ये दूसरा ऑप्शन सही है। हो सकता है ये भी ना हो। अब यहाँ पे ये मत देखे कि इसको बोल्ड इफेक्ट दिया है या नहीं, आप अपने हिसाब से जज कीजिए, भले ही इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, आप अपने हिसाब से जज कीजिए क्या ये सही आंसर है। भले ही मान लो कि यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है, फिर भी मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप तीसरा और चौथा आंसर का ऑप्शंस भी पढ़िए और जो प्रोसेस अभी मैंने बताया उसी को फॉलो करने के क्वेश्चन एक बार रेफर कीजिए, तो तीसरा आंसर पढ़िए। अब जो पर्टिकुलर सेंटेंस या लाइन में क्वेश्चन वाला थीम है उसको पढ़िए और कंपेयर कीजिए वो सेंटेंस को और ये थर्ड आंसर के ऑप्शन को और सोचिए क्या ये आंसर हो सकता है। सेम वे यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे फोर्थ आंसर के मतलब फोर्थ ऑप्शन के लिए और फिर आप सोचिए कि 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, सही मायने में सही है, नॉट ऑन द बेसिस के इंस्टीट्यूट ने इसको सही बताया है। आप अपने हिसाब से सोचिए क्योंकि कुछ आंसर ऑप्शन में ऐसा होगा कि दूसरा जैसे 4 ऑप्शन है आंसर के, तो इंस्टीट्यूट ने दूसरे वाले को बोल्ड इफेक्ट दिया होगा, दैट इंडिकेट्स कि दूसरा आंसर सही है। आप तीसरा और चौथा भी पढ़िए, शायद आपको लगे कि दूसरा भी सही लग रहा है और तीसरा भी सही लग रहा है या दूसरा भी सही लग रहा है और चौथा भी सही लग रहा है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा दो में से कौन सा ज्यादा सही है और उसके लिए आपको बार बार वो लाइन को पढ़ना पड़ेगा उसके आगे और पीछे वाली जहां पे ये क्वेश्चन वाला चीज है और फिर आपको डिसाइड करना है कि दूसरा सही है या तीसरा या दूसरा सही है या चौथा।
प्लीज 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 ये प्रोसेस को सिंसियरली फॉलो कीजिएगा। पढ़ने के लिए सिर्फ मत पढ़िएगा, वो कॉन्सेप्ट को समझना है। अभी थोड़ा टाइम डालोगे, अभी इन्वेस्ट करोगे टाइम, तो एग्जाम पे टाइम की चीज बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे स्कोर करना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर सीक्वेंस को, सिस्टम को फॉलो करोगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप करोगे, तो आई एम श्योर कि ज्यादातर आंसर या मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके सही आपको मिल जाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। करेंगे ना? और एक ही दिन में इसको खत्म मत करो। मान लो आपको बुक के अंदर 5 पैसेज दिए हैं, मेरे हिसाब से कम एक पैसेज ऐसा होगा जहां पे इंस्टीट्यूट ने सही आंसर मार्क नहीं किया होगा, तो वो वाला पैसेज सबसे एंड में आप अटेंड करना। 4 पैराग्राफ का प्रैक्टिस हो जाने के बाद 5वां पैराग्राफ वो ले लेना। और मैं ये कहूंगा कि आज मान लो आपने कॉम्प्रिहेंशन वाला चीज बुक में पढ़ा, मेरा सेशन आपने देखा, मेरी टेक्निक आपने समझी, मैंने जो टिप्स या गाइडलाइंस आपको बताई क्वेश्चन को अटेंड करने की, वो आपने ध्यान में ली, और इसके बाद आपने एक एग्जाम्पल अटेंड किया, और उसके बाद आप वो क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। और मेरा सजेशन ये कि आप सिर्फ एक ही पैराग्राफ का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो और एक कर लीजिए। पर मेरे हिसाब से आप आज एक पैसेज का प्रैक्टिस कीजिए, कल दूसरे पैसेज का कीजिए, ऐसे करके 5 दिन के अंदर आपके 5 पैसेज का प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके साथ यहां से आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको अटेंड कीजिएगा। बहुत जल्द हम एक जूम सेशन प्लान करेंगे, वहां पे आपका जो भी डाउट्स क्वेरी है उसको हम एड्रेस करेंगे। तो जो भी डाउट्स क्वेरीज है उसको आप एक रफ पेज पे नोट करके रखिएगा, या फिर आपकी किताब के अंदर रेड पेन से मार्क करके रखिएगा कि मुझे ये सर से पूछना है, या यहाँ पे मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है ना? मतलब एक दिन टूट मत पड़ो इसके ऊपर। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए मैंने पूरा चैप्टर आज खत्म कर लिया, पर आप सिर्फ उसमें से एक ही टॉपिक पे एड्रेस, उसी पे ध्यान दो, उसी को आप ठीक से पढ़ो, उसी को समझो, उसी का प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा टॉपिक आप कर ले सकते हो। और पैसेज राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस करने के लिए एक दिन पे सब नहीं खत्म करना है। आप आज एक अटेम्प्ट करो, कल दूसरा एग्जाम्पल लो, फिर तीसरा, मतलब 5 दिन में ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड है। आइए देखते हैं। पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स माने जम्बल्ड पैराग्राफ्स। इसका मतलब क्या होगा, देखते हैं। इंस्टीट्यूट आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, जहां पे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ के सेंटेंसेस को अलग अलग कर दिए जाएंगे, और उनका जो सीक्वेंस होगा, उनका जो ऑर्डर होगा, उनका जो क्रम होगा, उसको भी उलट पुलट कर दिया जाएगा। माने हो सकता है कि ओरिजिनल पैराग्राफ में जो फर्स्ट सेंटेंस हो उसको थर्ड सेंटेंस बना दिया जाए, और जो लास्ट सेंटेंस हो उसको फर्स्ट नंबर पे रख दिया जाए, और सेम चेंजेस सेकंड एंड फोर्थ सेंटेंस में किया जाए। मतलब ओरिजिनल जो 1 2 3 4 सेंटेंसेस थे पैराग्राफ में, उसका पूरा सीक्वेंस अभी चेंज करके उन्होंने बना दिया से 3 4 1 2, और वो चारों ही सेंटेंस को जो एक पैराग्राफ के हुआ करते थे, उन लोगों ने ऐसे दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है उसमें हर एक सेंटेंस को पढ़ना है, और अगर उसमें कोई अनफैमिलियर वर्ड आपको दिखता है तो वो अनफैमिलियर वर्ड को आपको साइड पे नोट करके रखना है, ताकि जब आप सेंटेंस को पढ़ो
तो उसको 2 या 3 बार पढ़कर आप वो अनफेमिलियर वर्ड का मीनिंग सोच पाओ, जो टेक्निक हम ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंशन में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद आपको ये सोचना है, आंसर को बाद में देखिएगा, नीचे आंसर के ऑप्शन उसको मत टच करना, आप सिर्फ 4 लाइंस को, 4 सेंटेंसेस को पढ़ो और अपने हिसाब से सोचो कि अगर ये चारों ही सेंटेंसेस उलट पुलट कर दिए गए हैं, इसका ऑर्डर, इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है, तो मेरे हिसाब से 4 में से कौन सा सेंटेंस होगा पैराग्राफ का जो सबसे पहले आएगा, कौन सा वाला दूसरा आएगा, कौन सा वाला तीसरे नंबर पे आएगा और कौन सा वाला चौथे नंबर पे आएगा। आप पहले अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आप नीचे जो आंसर के ऑप्शन है उसको फॉलो कीजिए, तब जाके आपको आंसर सही मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपने जो सीक्वेंस सोचा और आंसर में जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा 1-2 का फर्क है, तो आप उसको वापस रेफर कीजिएगा। जैसे मान लो कि आपने आंसर सोचा DCAB, जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूं, DCAB, आपने आंसर सोचा DCBA, और नीचे जब आपने ऑप्शंस को रेफर किए तो उसमें DCBA नहीं है पर DCAB है, माने 2 में से एक सही होगा, या तो आपने जो सोचा DCBA वो सही होगा, या फिर जो यहां पे ऑप्शन है DCAB वो सही होगा। तो अभी आपको क्या ना, DC तो सही है, अब जो गड़बड़ है वो BA या फिर AB में है, आप इसको वापस रेफर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये DCAB वाला आंसर सही है तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हम ये एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। आई एम रीडिंग द सेंटेंसेस। A, several companies including startups have been funded by dedicated venture funds during this decade. Now you think about the meaning of this sentence. Several companies, kuch company, including startups you know it's a very popular word these days. Startups माने जिसने नया नया बिजनेस शुरू किया है वो कंपनीज। अब कंपनी जब आप शुरू करते हो, नया बिजनेस शुरू करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा आपको लगेगा, आपको मनी, फंड की जरूरत पड़ेगी। सो सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स माने कुछ कंपनी जिसमें स्टार्टअप कंपनीज भी है, हैव बीन फंडेड, इनको फंडिंग किया गया है, इनको पैसा दिया गया है, बाय डेडिकेटेड माने कैपेबल, या फिर जो वही बिजनेस करती है वो कंपनी। कौन सा बिजनेस, वेंचर फंड्स। वेंचर फंड्स माने वो कंपनी जो नए एंटरप्रेन्योर्स को, नए बिजनेस पीपल को पैसा देती है बिजनेस करने के लिए। पर ज्यादातर ये वेंचर माने ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, शायद नई टेक्नोलॉजी होती है, पर उसके सामने रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। सो कुछ कंपनीज है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है जो कि नए बिजनेस वाले को, नया बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को फंड देती है। ड्यूरिंग दिस डिकेड मानिए पिछले 10 सालों में काफी सारी फाइनेंस कंपनीज है, वेंचर फंड्स जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने कुछ कंपनीज को पैसे दिए हैं जिसमें स्टार्टअप्स भी आ जाते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। माने हम सोच सकते हैं कि पूरा पैराग्राफ या तो स्टार्टअप्स के बारे में होगा, बिजनेस पीपल या एंटरप्रेन्योर के बारे में होगा, या फिर वेंचर फंडिंग के बारे में होगा, ऐसा रफ आइडिया हमें मिल सकता है। अब दूसरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, एन एवरेज इंडियन एंटरप्रेन्योर डजंट अंडरस्टैंड, नया बिजनेस शुरू करने वाले जितने भी इंडियंस है उसमें से ज्यादातर इंडियंस नहीं समझ रहे। क्या नहीं समझ रहे? एंड अप्रिसिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट हैज बीन वोफुली इनएडुकेट। वोफुली माने बड़े पैमाने पे, इनएडुकेट माने प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अप्रिसिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट, वैसे बिजनेस जहां पे रिस्क ज्यादा होता है पर रिटर्न्स की उम्मीद भी ज्यादा होती है, ऐसे बिजनेस में पैसा लगाने वाली कंपनीज, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इस कंपनीज का, दैट हैज बीन वोफुली इनएडिक्वेट, मतलब उनको ज्यादा प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, उनको ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जा रहा।
देखिए, जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है, जिसमें पैसा ज्यादा लगता है, पर सामने रिटर्न की भी अपेक्षा है, ज्यादा रिटर्न मिलने की होप है, तो ऐसे बिजनेस में अगर कोई कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पैसा लगाती है तो ये तो अच्छी बात है ना। तो आपको तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए अगर टर्म्स एंड कंडीशंस मैच हो रहे हैं, सूटेबल है तो। यहाँ पे अपने वहां उल्टा हो रहा है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ऐसे वेंचर कैपिटल कंपनी को एंटरटेन नहीं कर रहे, उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं। अब तीसरा सेंटेंस है, वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड एज द आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अ स्मॉल बिजनेस। अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है, अगर आपकी छोटी कंपनी है, अगर आपके पास कम एम्प्लॉइज हैं, तो अगर आपको पैसे की जरूरत है, अगर आपको फाइनेंस है, अगर आपको फंड चाहिए, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो वेंचर कैपिटल का है। आप वेंचर कैपिटल फंडिंग कंपनी से पैसा लीजिए। मतलब 3 सेंटेंस हमने अपने हिसाब से समझे। चौथा सेंटेंस पढ़ते हैं, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहां पे क्या सीन है भैया, through venture capital, sorry, though venture capital has been a relatively late entrant। वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज का है, मेनली यूएस में। यूएस में क्या होता है ना कि दे हैव अ डिफरेंट कल्चर। वहां पे कोई भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट कैन स्टार्ट अ बिजनेस। मार्क जकरबर्ग का एग्जांपल ले सकते हो, आप बिल गेट्स का एग्जांपल ले सकते हो, आप स्टीव जॉब्स का एग्जांपल ले सकते हो। मेनी ऑफ देम वर स्कूल ड्रॉप आउट्स, but they started their own business। सो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है ना कि बहुत सारी वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है जो वेंचर कैपिटल फंडिंग करती है नए नए बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को, जिनका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं होता, जिनका कोई बड़ा सेटअप नहीं होता, जिनके पास सिर्फ एक आइडिया होता है, और वो आइडिया में भी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ज्यादा होती है, क्योंकि वो सारी चीजें पहले किसी ने ट्राई नहीं की, वो सारी चीजें पहले कभी किसी ने की नहीं, उस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे तो इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करना माने रिस्क लेना हुआ। फिर भी काफी सारी कंपनीज हैं फॉरेन में जो इस तरह का फंडिंग करती हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे बिजनेस करने वाले लोगों को पैसा देती हैं, लोन देती हैं। मतलब फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है। इंडिया में थोड़ा लेट एंट्री हुआ है ये वेंचर कैपिटल फंडिंग के कॉन्सेप्ट का, बट इट हैज ऑलरेडी मेड अ रीजनेबल इंपैक्ट, पर उसका एक बड़ा असर पड़ा है। माने कॉन्सेप्ट हमारे देश के लिए, हमारे वहां के लोगों के लिए नया सा है, पर अभी धीरे धीरे लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। सो अभी हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हमने ऑलरेडी चारों चार ऑप्शन पढ़ लिए हैं। अभी हमको आंसर देखने, पर आंसर देखने से पहले हम एक बार सोच ले कि आइडियली एक्चुअली ये थीम क्या है। तो मेरे हिसाब से पूरा ही जो पैराग्राफ है जिसमें ये 4 सेंटेंस अभी हमने पढ़े, वो वेंचर कैपिटल फंडिंग के ऊपर है, कि जहां पे कोई नया आइडिया लेकर कोई नया एंटरप्रेन्योर, कोई नया बंदा मार्केट में एंटर हो रहा है, अपना एक बिजनेस शुरू कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको पैसे देने वाली कंपनीज, उसको पैसा देने वाली, उसको लोन देने वाली कंपनीज के बारे में और वो कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और हमें इतना पता चला कि ये एक्चुअली दिस इज अ फॉरेन कॉन्सेप्ट, इंडिया में थोड़ा सा लेट एंटर हुआ है। यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है कॉन्सेप्ट को लेके। हाँ, कुछ लोग जो इसके बारे में जानते हैं, जिन्होंने ये ट्राई आउट किया है। अभी अगर आप देखने जाओ तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जिसके पास कोई नया आइडिया है पर वो कभी उसने टेस्ट नहीं किया, ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, तो ऐसे लोगों के लिए तो वेंचर कैपिटल सबसे बेस्ट सोर्स है फंडिंग का, फाइनेंस का। और पिछले 10 साल में कुछ कंपनीज है, कुछ स्टार्टअप्स है जिन्होंने ऑलरेडी वेंचर कैपिटल लिया है और अपना बिजनेस चला रहे हैं। इतना हमें एक आइडिया आ रहा है, हमको थीम भी पता चल गया, सेंट्रल आइडिया भी पता चल गया, हम इसका टाइटल भी सोच सकते हैं, पर यहाँ पे हमको टाइटल की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, हम पैरा जंबल वाला क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी माने जैसे है वैसे। मेरे हिसाब से वो तो सही नहीं है।
दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ए, डी, बी और सी। अब मैंने क्या बोला कि आप अपने हिसाब से सोचिए ये सारे आंसर देखने से पहले। तो अगर मैं अपने हिसाब से सोचता हूं तो मुझे लग रहा है कि सी या डी से शुरू होना चाहिए, और उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो ए बी या बी ए ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं अगर आंसर का ऑप्शन देखने जा रहा हूं तो यहाँ पे सी या डी से शुरू होने वाले आंसर कितने हैं? सिर्फ एक ही है जो कि 3 नंबर वाला है, और वहां पे मुझे आंसर दिया गया सी डी ए बी। मतलब मेरे पास जो ऑप्शन था, मैंने जो सोचा वो था सी या डी से, मतलब दोनों में से एक से शुरू होगा। तो यहाँ पे डी वाला तो एक भी नहीं है, सी वाला है, तो मैं सोच सकता हूं कि ये शायद सही आंसर हो। अभी भी एक्सेप्ट मत करो, आगे का देखो। तो ए बी में भी आई वॉज नॉट श्योर कि ए पहले आएगा बी, तो यहाँ पे उन लोगों ने ए बी दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले ये आंसर के मुताबिक हर एक लाइन को पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें कोई प्लस माइनस होगा, कुछ चेंज करने का जरूरत है क्या। तो सी से शुरू करते हैं। सी में बताया गया है कि वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड एज द आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अ स्मॉल बिजनेस। मतलब इंट्रोडक्शन है कि वेंचर कैपिटल क्या है। तो बोला जो भी छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने वाले लोग हैं, मतलब स्टार्टअप्स, उनको पैसे का जरूरत पड़ता है बिजनेस में। अब पैसे का दो तरह का रिक्वायरमेंट हो सकता है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो उनका जो भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, उनके लिए बेस्ट सोर्स अगर आप देखने जाओ तो अभी वेंचर कैपिटल है। माने वो कंपनीज जो वेंचर्स में, मतलब रिस्क वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है। तो सी थोड़ा दिमाग में आ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट दो वेंचर कैपिटल हैज बीन अ रिलेटिवली लेट एंट्रेंट। मतलब वेंचर कैपिटल से हमने शुरू किया कि जो भी स्मॉल बिजनेस वाले हैं उनके लिए वेंचर कैपिटल सबसे आइडियल सोर्स है फंडिंग का। अब दूसरा बात किया, इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहां पे वेंचर कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा लेट एंटर हुआ है, थोड़ा लेट आया है, पर उसका असर, उसका इंपैक्ट तो है। मतलब देर आए दुरुस्त आए। अब तीसरा जो आंसर का ऑप्शन था उसमें ए वाला था, तो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है कि सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स हैव बीन फंडेड बाय डेडिकेटेड वेंचर फंड्स ड्यूरिंग दिस डिकेड। मतलब दूसरे सेंटेंस में हमने जो बात की डी वाले सेंटेंस में कि इंडिया में थोड़ा सा लेट आया, पर लोगों के ऊपर इसका असर पड़ा है। अब ए वाला जो सेंटेंस है, इसके बाद वाला जो ऑप्शन, उसमें इसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। मतलब इंडिया में इसका थोड़ा सा इंपैक्ट बना है। तो उसके बारे में ही बात हो रही है कि कुछ कंपनीज है जिसमें स्टार्टअप्स कंपनीज भी है, उन्होंने वेंचर कैपिटल को लेना शुरू किया है एज अ सोर्स ऑफ फंड, एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस पिछले 10 सालों के अंदर। तो तीनों ही सेंटेंस अगर आप देखने जाओ तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। पहले सेंटेंस में हमने वेंचर कैपिटल की बात की कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और अ ग्रेट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स। दूसरा जो लाइन आया, वो दूसरे लाइन में हमने बात किया कि इंडिया में क्या सिनारियो भैया। तो बोला इंडिया में इसका एंट्री थोड़ा लेट हुआ, पर इसका एक 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 सस्टेनेबल, एक रीजनेबल इंपैक्ट है। मतलब लोग इंटरेस्टेड है, लोग ले रहे हैं, लोगों को जानकारी हो रही है। अब एग्जैक्टली क्या केस है इंडिया में, वो हमने बात किया कि पिछले 10 साल की हम बात करें तो कुछ कंपनीज, इधर सेवरल कंपनीज जिसमें स्टार्टअप्स भी आ जाती हैं, उन लोगों ने वेंचर कैपिटल फंड कंपनी से पैसा लिया है। तो सीक्वेंस मेरे हिसाब से सही जा रहा है। अब लास्ट वाला जो सेंटेंस है जो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में दिया है बी, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, किसके बावजूद, तो बोला इंडिया में लेट एंट्री हुआ पर इसका इंपैक्ट अच्छा है। पिछले 10 साल में कुछ कंपनीज ने इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, उन लोगों ने वेंचर कैपिटल लिया है। इसके बावजूद, माने ये पूरा नेगेटिव साइड पे जा रहा है। शुरुआत में हमने पॉजिटिव बात की इंडिया के, इंडियन सिनेरियो को लेके, मतलब यहाँ पे शुरुआत है, अच्छा है, थोड़ा थोड़े लोग ले रहे हैं, अवेयर है। अब पूरा हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे। इसके बावजूद एवरेज नया बंदा है जो बिजनेस शुरू कर रहा है, एंटरप्रेन्योर, वो समझ नहीं रहा ये बात को कि वेंचर कैपिटल मेरे लिए सबसे बेस्ट सोर्स है फंडिंग का। और जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, या फिर जो एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, या फिर जो एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए वेंचर कैपिटल कंपनीज को, वो
जितना होना चाहिए उससे काफी कम है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप सही आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब आंसर के ऑप्शंस देखने से पहले सबसे पहले आप अपने हिसाब से सेंटेंस का ऑर्डर डिसाइड करो कि अगर ये पूरा पैराग्राफ है वेंचर कैपिटल के बारे में या वेंचर कैपिटल फंडिंग के बारे में, तो ये सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और फिर अपने हिसाब से सोच के एक रफ सीक्वेंस बना के साइड पे लिख लो। अब आप आंसर के ऑप्शन में जाओ। जैसे यहाँ पे मेरा था सी डी और बी ए, उसमें कुछ कंफ्यूजन था, तो मैं सी डी से शुरू करूंगा। तो कौन सा आंसर का ऑप्शन है जहां में पहला सी या डी है? हो सकता है यहाँ पे सी वाला एक आंसर है तो दूसरा डी वाला भी हो सकता है, तो मुझे दोनों ही आंसर वेरीफाई करने पड़ेंगे। उसी तरह से पीछे के जो दो थे ए बी, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन था कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, सो वो भी क्लियर होगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, सो 99% वही आंसर होना चाहिए, हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो अगर आपको एग्जाम में पैरा जंबल पूछा जाता है जहां पे एक पैराग्राफ है एक टॉपिक के बारे में, उसके 4 सेंटेंसेस का सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है, तो आपको वो सारे सेंटेंसेस का सही सीक्वेंस, सही ऑर्डर, सही क्रम ढूंढना है और आंसर में से, आंसर के जो ऑप्शन है उसमें से वो पर्टिकुलर आंसर आपको फाइनल करना है, टिक करना है। अब इसके बाद जो दूसरा एक टॉपिक है यहाँ पे वो है एरर स्पॉटिंग का। फ्रेंड्स, स्कूल लेवल से हमने ये चीज की है कि हमको सेंटेंसेस दिए जाते थे, सेंटेंसेस में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर होता था, हमें सिर्फ वो एरर फाइंड आउट करना था और कई केस में वो उसको करेक्ट करके सही आंसर भी लिखना होता था। यहाँ पे काम इजी है, यहाँ पे आपको सिर्फ गलत चीज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ही टॉपिक से जुड़े हुए 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और 4 में से एक या 2 या 3 सेंटेंस गलत हो सकते हैं, तो आपको वो पर्टिकुलर सेंटेंस या सेंटेंसेस ढूंढने हैं। इस ये जो क्वेश्चन है इसको एरर स्पॉटिंग या फिर सेंटेंस करेक्शन भी बोल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल स्टडी करेंगे। यहाँ पे 4 सेंटेंस है और चारों 4 सेंटेंस किसी एक टॉपिक से जुड़े हुए हैं। हर एक सेंटेंस में हमको ढूंढना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं। हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से, पहले सेंटेंस से। इट बिगेन विथ एक्विजिशंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सर्विसेज सेक्टर। यहाँ पे हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी कंपनीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में है, बिजनेस कर रही है और उनसे जुड़ी हुई बाकी सारी कंपनी, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि शुरुआत हुई एक्विजिशन की। एक्विजिशन माने टेक ओवर, मतलब या तो और कंपनीज है जो आईटी कंपनीज को टेक ओवर कर रही है, या फिर आईटी कंपनीज और कंपनीज को टेक ओवर कर रही है, या फिर एक आईटी कंपनी किसी दूसरी आईटी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। तो टेक ओवर की बात हो रही है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्री की बात हो रही है। दूसरा सेंटेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इन फार्मास्यूटिकल्स वोकार्ट हैज बॉट सीपी फार्मा ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फॉर $10.85 million। वोकार्ट कंपनी है, इट्स बेसिकली एन अमेरिकन कंपनी, है बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई बनाती है। उसने लंदन की, यूके की एक कंपनी है सीपी फार्मा, उसको टेक ओवर कर लिया। कितने में खरीदा? $10.85 million, बिग अमाउंट। मतलब दो सेंटेंस पढ़ के हमको ये पता चल रहा है कि भाई आईटी कंपनी वाला टॉपिक नहीं है, टॉपिक है यहाँ पे एक्विजिशन का, टेक ओवर का, कौन सी कंपनी ने कौन सी कंपनी को टेक ओवर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस, टाटा हैज टेकन ओवर टेटली ऑफ द यूके, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टी बैग मेकर फॉर $430 million। देखिए अब ये इंडस्ट्री पूरा चेंज हो गया, सेक्टर चेंज हो गया। टाटा कंपनी जो है इंडिया की कोंग्लोमरेट, उसने क्या किया, यूके ही की, मतलब यूनाइटेड किंगडम की ही एक कंपनी को टेक ओवर किया जो कि टी बैग बनाती थी, वो डिप डिप वाली आती है ना, डिप, और कंपनी का नाम था टेटली, और टेटली को अपने अंदर मर्ज कर लिया। कितना पैसा लगा उसको? $430 million। मतलब यहाँ पे हम कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये पूरा टेक ओवर या एक्विजिशन के बारे में है पैराग्राफ, और उसमें से हमें हर एक सेंटेंस में से गलतियां ढूंढनी है। लास्ट वाला सेंटेंस है यहाँ पे, इट हैज बीन बिकम वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सेंटेंस की पैटर्न को पढ़ के, पर ठीक है, मतलब अगर पकड़ने जाते तो जब टाटा ने टेटली को टेक ओवर किया तो अब दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की चाय बनाने वाली कंपनी टाटा बन गई। मतलब पहले नंबर पे कोई और कंपनी है, दूसरे नंबर पे टाटा हो गई। अब हम ग्रामेटिकल अगर देखने जाते तो मेरे हिसाब से पहले सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं दिख रहा। इट बिगेन, यू आर रिफरिंग टू पास्ट विथ एक्विजिशंस, प्रोपोजिशन भी सही है, इन आईटी एंड रिलेटेड सर्विसेज सेक्टर। मेरे हिसाब से पहले सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रहा। दूसरा सेंटेंस पढ़ते इन फार्मास्यूटिकल्स, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात हो रही है। वोखाट, वोखाट इज अ नेम ऑफ अ कंपनी, इट्स एन अमेरिकन कंपनी। हैज बॉट, उसने खरीद लिया है, मतलब रिसेंटली हुआ होगा। किसको खरीदा है? सीपी फार्मा, यूनाइटेड किंगडम, चलो सही है। फॉर $10.85 मिलियन, मतलब कितना पैसा देके, चलो यहाँ पे भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं दिख रहा। टाटा हैज टेकन ओवर, मतलब ये भी रिसेंट टेक ओवर की बात हुई। टेटली कंपनी को लिया ऑफ द यूके, the world's biggest tea bag maker, for $430 million। टेक्निकली देखने जाते तो यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है। एक टाइपिंग मिस्टेक जरूर मेरे को दिख रही है कि ध यूके में जो ध का टी है वो कैपिटल में, इट शुड बी स्मॉल, ठीक है ना। बट दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स, ऑप्शन में क्या जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। डी वाला सेंटेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इट हैज बिन बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी, इट हैज बिन बिकम। देखो, बिन इज ऑलरेडी अ वर्ब, इट्स द वर्ब फॉर्म ऑफ टू बी, उसके पीछे बिकम लगा दिया है जो दूसरा क्रियापद है। हाँ, कई बार दो क्रियापद आ सकते हैं जहां पे एक मेन वर्ब है, दूसरा ऑक्सिलरी माने हेल्पिंग वर्ब है। पर मेरे को जहां तक पता है वहां पे ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जहां पे हैज बिन और उसके पीछे और एक वर्ब लगता है, और वो भी सिंपल सा V1 फॉर्मेट का। यूजुअली जब हम हैज बिन यूज करते हैं तो उसके पीछे हम जो क्रियापद लेते हैं उसके पीछे आईएनजी फॉर्म यूज होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मेरे हिसाब से ये चारों ही सेंटेंस में डी वाला सेंटेंस ऐसा है जहां पे कोई मिस्टेक दिख रहा है। See, the best part is that they are not asking you, they are not going to ask you कि कौन सा वर्ड में कहां पे क्या मिस्टेक है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो अब ऑप्शन देखना शुरू करेंगे। ए एंड बी नहीं, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस सही है। सिर्फ डी, हाँ ये हो सकता है। बी एंड सी, बी और सी में तो कोई मिस्टेक था ही नहीं। ए बी डी तीनों तीन में तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? 2 नंबर का। चारों ही सेंटेंस में सिर्फ एक ही सेंटेंस है डी जहां पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसका क्या आंसर होना चाहिए वो आपको नहीं पता चलेगा। कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है इतना पता है, बहुत हो गया। कहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो हमें बताना नहीं है। तो ये हो गया एक दूसरा हमारा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी। अब तीसरा भी एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। हमने देखा जंबल पैरा, अब हम देखेंगे जंबल वर्ड्स, मैंने शब्दों को इधर उधर किया है। सो दैट इज अवर थर्ड टॉपिक, सेंटेंस अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होगा कि आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे एक ही टॉपिक से जुड़े हुए, और उसमें से आपको ढूंढना है। आइए देखते हैं। यहां पे सेंटेंसेस जो है उसका सीक्वेंस, जैसे वो जंबल पैरा था वैसे ही यहाँ पे सेंटेंसेस का सीक्वेंस पूरा बदल दिया गया है, और हर एक सेंटेंस के पीछे उसको ए बी सी या डी दिया गया है। आपको इसका सही सीक्वेंस पता करना है कि कौन से सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, एंड सो ऑन। और यहाँ पे यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द सेंटेंसेस सो दैट यू गेट एन आइडिया। हर एक सेंटेंस में से कोई ना कोई सेंटेंस अधूरा होगा जिसको दूसरे किसी सेंटेंस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। ऑफ हायर एजुकेशन बिकॉज इन एडिशन टू लार्ज स्केल, अधूरा सेंटेंस है, मीनिंग पता नहीं चल रहा। स्टेट यूनिवर्सिटीज रिमेन सेंट्रल इन द एंटायर स्ट्रक्चर, अब ये थोड़ा सा पूरा सेंटेंस लग रहा है, तो हो सकता है कि दिस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस। आगे बढ़ते, एंड कंट्रोल अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस इन द रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन, ये भी अधूरा है क्योंकि एंड कनेक्टर आ रहा है शुरुआत में। ऑन कैंपस एनरोलमेंट दे ग्रांट एफिलिएशन एंड देयर बाय एडमिनिस्टर, ये वाला सेंटेंस भी अधूरा है।
तो कौन सा सेंटेंस आपको थोड़ा सा भी कंप्लीट जैसा लग रहा है? मेरे हिसाब से यहां पे दूसरा वाला जो सेंटेंस है स्टेट यूनिवर्सिटीज, वो मेरे को सही लग रहा है। मैं वहां से शुरू करता हूं। स्टेट यूनिवर्सिटीज रिमेन सेंट्रल इन द एंटायर स्ट्रक्चर। अब कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है, चलो आगे सोचते हैं। entire structure and control a large network कुछ सेट नहीं हो रहा। entire structure on campus enrollment सेट नहीं हो रहा। entire structure of higher education, हाँ ये कुछ सेट हो रहा है। तो ये सेंटेंस मेरे हिसाब से ए, सबसे पहले बी आना चाहिए, उसके पीछे ए आना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन सीधा आंसर का, फिर सी और डी कंफर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, जहां पे एक में बी ए है, दूसरे में बी और डी है। तो बी के साथ हमने डी लगा के देखा, वो सेट नहीं हो रहा था, तो बी के साथ ए है। अब हमारे पास ऑप्शन है सी या डी, तो ए के बाद जो आता है उसको हम देखेंगे, टू लार्ज स्केल एंड कंट्रोल। कुछ अजीब लग रहा है। टू लार्ज स्केल ऑन कैंपस एनरोलमेंट, ये थोड़ा सा जच रहा है। तो अब हमारे पास आ गया सीक्वेंस, एक रफ सीक्वेंस आया, बी ए डी। अब डी में जहां पे एडमिनिस्टर वर्ड से हम खत्म करते हैं, उसको हम सी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। एडमिनिस्टर ऑन कैंपस, नहीं कहां पे, एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस इन द रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। अब पूरा ही पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज रिमेन सेंट्रल इन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन। सेंटेंस पूरा बन रहा है कि जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मिडल में कौन है? स्टेट यूनिवर्सिटीज। हर एक स्टेट के अंदर जो कॉलेजेस है उसकी बात हो रही है। बिकॉज अब कारण बता रहे क्यों इसका रोल इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू लार्ज स्केल ऑन कैंपस एनरोलमेंट, क्योंकि ऑन कैंपस एनरोलमेंट इसमें इन स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऑन कैंपस एनरोलमेंट का मतलब है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हैं। दे ग्रांट एफिलिएशन एंड thereby administer and control a large network of colleges in the respective jurisdiction। तो मेरे हिसाब से यहां पे जो सही सीक्वेंस बनना चाहिए वो होगा बी ए डी और सी। आपके पास बी से शुरू होने वाले दो ऑप्शन है, बी एंड सी। आप दोनों ही को चेक कर लीजिए और फिर आप सही आंसर कंफर्म कीजिए। पर मेरे हिसाब से सही सीक्वेंस होना चाहिए यहाँ पे बी ए डी और सी। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑप्टेड फॉर अ हाइक इन इंटरेस्ट रेट बाय 25%, अधूरा सेंटेंस है। एट द एंड ऑफ एन अनयूजुअली लॉन्ग 3-day मीटिंग, मतलब 3 दिन जो मीटिंग चली उसके एंड में, मतलब कोई भी मीटिंग इतनी लंबी नहीं चलती, तो दैट वाज एन अनयूजुअल मीटिंग जो 3 दिन तक चली और खत्म हुई। विच इज द फर्स्ट सच इंक्रीज इन 4.5 years, मतलब इसको भी हम शुरुआत में नहीं रख सकते, अधूरा बीच वाला सेंटेंस है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से यहां से शुरू हो सकता है शायद, देख लेते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया opted for a hike in highest rates by 25%। चलो ये कुछ सेट हो रहा है। अब इसके बाद at the end of an unusually long 3-day meeting which is the first such increase, देखो सी सॉरी डी और ए सेट हो रहा है, पर उसके बाद ए और बी सेट नहीं हो रहा। सॉरी, बी और सी सेट नहीं हो रहा, क्योंकि जहां पे आप बोलते हो इंटरेस्ट बाय 25%, उसके बाद एट द एंड ऑफ वाला सेट नहीं हो रहा, वहां पे आना चाहिए विच इज द फर्स्ट सच इंक्रीज इन 4.5 years। मतलब देखो सेंटेंस ऐसे सेट हो रहा है कि डी से शुरू करते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर अ हाइक इन इंटरेस्ट रेट बाय 25%, मतलब ए। विच इज द फर्स्ट सच इंक्रीज इन 4.5 years, सी। तो डी ए सी सेट हो रहा है, उसके आगे एट द एंड ऑफ एन अनयूजुअली लॉन्ग 3-day मीटिंग, ये थोड़ा सा टूट रहा है क्योंकि वो कनेक्शन नहीं आ रहा ना। तो क्या कर सकते हैं हम, हमारे हिसाब से फिर ये जाना चाहिए
DAC। यहां पे तो आंसर में एक भी ऑप्शन नहीं जहां से डी से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कौन सा सेट नहीं हो रहा है, बी वाला सेट नहीं रहा, क्या हम इसको शुरुआत में रख सकते हैं, से एट द एंड ऑफ एन अनयूजुअली लॉन्ग 3-day मीटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर अ हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स बाय 25%, which is the first such increase in 4.5 years. Great, bingo. This can be the answer. So answer हो सकता है B, D, A, C। क्या ऐसा कोई आंसर है? It is there. C में वो आंसर दिख रहा है, B, D, A, C। तो फ्रेंड्स ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रीडिंग अगेन एंड अगेन, थिंकिंग, कनेक्टिंग सेंटेंस के कौन सा सेंटेंस दूसरे कौन से सेंटेंस के साथ जुड़ रहा है और एक मीनिंगफुल आइडिया मिल रहा है। और कहीं पे छोटा मोटा एडजस्टमेंट जो यहाँ पे हमने किया कि हमने शुरू किया था डी को मद्देनजर रखते हुए, डी को सही मानते हुए, पर हम लास्ट सेंटेंस जब बी वाला है वहां पे हम रुक गए। फिर हमने एक नया कोशिश किया कि बी से शुरू करके देखते हैं तो सेंटेंस सेट होगा। ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करोगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक है जहां पे तीसरे नंबर का हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसको हम खत्म करेंगे इसके साथ। वो सिंपल सा है, वो है सेंटेंस कंप्लीशन एंड मेनली इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। अब सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होगा, और कुछ नहीं है, हर एक सेंटेंस में एक ब्लैंक दिया जाएगा और नीचे आपको 4 आंसर के ऑप्शंस दिए जाएंगे और जो ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स है उसी को यहाँ पे कवर किया गया है। आइए हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। Unless he dash this office, I will not say anything। मतलब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जहां पे बीच में एक ब्लैंक दी गई है और हमारे पास इसके आंसर्स हैं 4। लेफ्ट, डिड नॉट लीव, लीव्स एंड हेड लेफ्ट। अब अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, माने इफ नॉट माने नॉट तो ऑलरेडी अंदर है तो दूसरा आंसर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी नॉट वर्ड यूज हो गया है तो वापस उसको हम नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट से अनलेस ही डिड नॉट लीव। हाँ, पर मीनिंग वाइज अगर ये सही होता है तो हम आगे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक ऑप्शन को आंसर की ब्लैंक में रख के सेंटेंस का मीनिंग पकड़ेंगे और जहां पे सेट होता है वो सही आंसर होगा। अनलेस ही लेफ्ट दिस ऑफिस, मतलब अगर वो ऑफिस छोड़ के नहीं गया होता, आई विल नॉट से एनीथिंग। थोड़ा सा जम नहीं रहा क्योंकि पहला सेंटेंस भूतकाल माने पास्ट टेंस में जा रहा है और दूसरा वाला है वो फ्यूचर में जा रहा है, तो कुछ सेट नहीं हो रहा। अनलेस ही डिड नॉट लिव दिस ऑफिस, डिड नॉट अगेन पास्ट, वो भी कुछ सेट नहीं हो रहा। अनलेस ही लीव्स दिस ऑफिस, जब तक वो ऑफिस छोड़ के नहीं जाता, आई विल नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये थोड़ा सा सेट हो रहा है कि जब तक वो ऑफिस में है बोलना मुश्किल है, जब तक वो ऑफिस छोड़ के नहीं जाता मतलब वो एक बार ऑफिस छोड़ के जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ कहूंगा, वो है तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये तीसरा वाला थोड़ा सेट हो रहा है और चौथा अनलेस ही हैड लेफ्ट ऑफिस, वो भी पास में जा रहा है तो कुछ सेट नहीं हो रहा। सो सेंटेंस ऐसा बनेगा कि अनलेस ही लीव्स दिस ऑफिस, आई विल नॉट से एनीथिंग। जब तक वो ऑफिस छोड़ के नहीं जाता मैं कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूं, एक बार वो ऑफिस छोड़ के जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ कहूंगा। तो द करेक्ट आंसर इज लीव्स, दैट इज द थर्ड ऑप्शन सी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डैश आई वुड हेल्प ऑल द पुअर पीपल, मतलब मैं गरीब लोगों को मदद करता। देखते हैं ऑप्शंस। इफ आई एम रिच, इफ आई वॉज रिच, इफ आई वर रिच, इन केस आई एम रिच। तो अगर आप सीधा इसको पढ़ने जाओगे तो मेरे हिसाब से फर्स्ट और लास्ट आंसर सही लग रहा है। इफ आई एम रिच, अगर मैं पैसे वाला होता, अगर मैं पैसे वाला हूं, आई वुड हेल्प ऑल द पुअर पीपल, मैं सारे गरीब लोगों को मदद करूंगा। डी, सो ए और डी दोनों का सेम मतलब निकल रहा है, इफ की जगह इन केस लगाया है। तो अगर देखो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि दो आंसर तो सही नहीं होंगे जिनका मतलब सेम होता है। तो इफ आई एम रिच इज इक्वल टू इन केस आई एम रिच, मतलब दोनों ही सेम है तो दोनों ही गलत माने जाएंगे। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इफ आई वॉज रिच जो कि लॉजिकली सही लग रहा है, भूतकाल में आई के साथ वॉज लगाते हैं,
और तीसरा एक थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन है, इफ आई वर रिच। मतलब आंसर या तो बी है या तो सी है। लॉजिकली देखने जाओ तो इफ आई वॉज रिच ज्यादा सही लग रहा है। पर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब आप कोई इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, जैसे अगर मैं पैसे वाला होता, माने मैं पैसे वाला नहीं हूं, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, अगर मैं धनवान होता, मैं धनवान नहीं हूं। आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो कि अगर मैं धनवान होता, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं क्या करता, आई वुड हेल्प, मैं मदद करता। किन की मदद करता? ऑल द पुअर पीपल, सारे गरीब लोगों की। मतलब अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मैं पैसे वाला होता तो मैं सभी गरीब लोगों की मदद करता। सिचुएशन क्या है, मैं पैसे वाला नहीं हूं और मैं फिलहाल गरीब लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर रहा हूं। तो यू आर इमेजिनिंग समथिंग। तो जब आप इमेजिन करते हो तो वहां पे इफ आई वॉज नहीं आएगा, वहां पे आई के साथ भी वर लगेगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनरी सिचुएशन। सो सही आंसर होगा इफ आई वर रिच। अजीब लग रहा है क्योंकि हमको बार बार ये पढ़ाया गया है कि भूतकाल में पास्ट टेंस में आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ वॉज आएगा, बाकी हर जगह पे वर लगेगा। यहाँ पे हम एक ही बंदे की बात करें तो आइडियली आई वॉज होना चाहिए आई के साथ, पर ये स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन है जहां पे यू आर टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ पास्ट, कि अगर मेरे पास पैसा होता, यू आर रिफरिंग टू पास्ट एंड दैट टू इमेजिनिंग अ सिचुएशन। आई वुड हेल्प ऑल द पुअर पीपल, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं सभी गरीब लोगों की मदद करता। यू आर रिफरिंग टू अ पास्ट एंड दैट टू इमेजिनरी। पर मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पैसे वाला नहीं था, तो मैं गरीब लोगों की मदद नहीं कर पाया। सो ये स्पेसिफिक एक कंस्ट्रक्शन है ग्रामर का जहां पे आई के साथ वॉज नहीं लगेगा, आई के साथ वर लगेगा। सो इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प ऑल द पुअर पीपल। सी ग्रामर के काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे थे जो हम ऐसे एग्जाम्पल में सीख लेते हैं, उसको अलग से पढ़ना जरूरत नहीं लगती। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आई डैश द न्यूज एन आवर अगो। अब देखिए क्लियर, ये अगो माने इट रिफर्स टू पास्ट, तो हो सकता है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट वाला फॉर्म आएगा। हर्ड, वॉज हियरिंग, हैव हर्ड एंड हैव बीन हियरिंग। तो मेरे हिसाब से दो आंसर यहां पे सेट हो रहे हैं, हर्ड एंड वॉज हियरिंग। आई हर्ड द न्यूज एन आवर अगो, आई वॉज हियरिंग द न्यूज एन आवर अगो। ये वॉज हियरिंग थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा क्योंकि हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने कुछ किया, ठीक है ना। अगर आप कोई किसी पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन की बात करें तो नॉर्मली टाइम क्लियरली आप इंडिकेट करते हो कि 2 बजे या 3 बजे मैं न्यूज सुन रहा था। तो सी और डी तो आएगा ही नहीं क्योंकि पास्ट सेक्शन है और यहाँ पे हैव हर्ड या हैव बीन हियरिंग वो प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुई चीज है, फॉर्म से। तो सही आंसर होगा यहाँ पे आई हर्ड द न्यूज एन अवर अगो, 1 घंटे पहले मैंने न्यूज सुने थे। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, आई वेटेड फॉर डैश आवर एंड देन आई वेंट होम। मतलब 1 घंटे के लिए मैं रुका, मैंने राह देखी और फिर मैं घर चला गया। हो सकता है कि आपके दोस्त ने आपको बोला कि रुकना, मैं आ रहा हूं, और आप उसके लिए रुके, आपने उसका वेट किया 1 घंटे तक, फिर वो नहीं आया तो आप घर चले गए। आंसर, ओ आर्टिकल की बात हो रही है, ए एन द एन नो आर्टिकल, आर्टिकल लगेगा या नहीं वो। तो आर्टिकल में क्या है फ्रेंड्स कि जो शब्द के आगे आपको ब्लैंक दी गई है, कौन सा शब्द है, आवर, HOUR। तो जो शब्द के आगे आपको आर्टिकल की ब्लैंक आती है तो वो शब्द को आप कैसे प्रोनाउंस करते हो। सी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू प्रोनाउंस। वी प्रोनाउंस नॉट एज हवर बट वी प्रोनाउंस इट एज अवर या आर। मतलब हम अ बोल रहे हैं ना, एंड अ इज व्हाट, अ इज वावेल, स्वर है। देखिए स्कूल में आपको भले कुछ भी सिखाया गया हो, AEI OU वाला फंडा, द फैक्ट इज दैट यू शुड नॉट go with the letter AEI OU to decide the article before it. You should always focus on how the first letter of the word is pronounced. तो शब्द का पहला लेटर उसको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, हम इसको ह बोलते हैं माने हवर, या हम इसको अ बोलते हैं अवर, हम इसको अ बोलते हैं। तो अ क्या है, अ आ ई, वो स्वर है जिसको इंग्लिश में वावल कहते हैं। तो जब भी किसी शब्द के पहले लेटर का, पहले अक्षर का उच्चारण, उच्चार, प्रोनाउंसिएशन
स्वर होता है, माने अ आ ई ई, तो उसके आगे एन लगता है, तो यहां पे आएगा एन। आई वेटेड फॉर एन आवर एंड देन आई वेंट होम। फिफ्थ ब्लैंक है, द बॉय इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, और उसके बाद कॉमा करके डैश दिया क्वेश्चन मार्क। अगर मैं थोड़े मेरे पास जो ग्रामर का नॉलेज उसको रिफर करूंगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर के ऑप्शन में क्वेश्चन टैग आएगा। क्वेश्चन टैग माने कई बार ना लोगों से बात करते हुए हम बातचीत में पूछते हैं कि देखो मैंने तुमको फोन किया था, है ना, मैं काले तारी साथ बात करी थी, बराबर ने। सो क्वेश्चन टैग इज एक्चुअली लाइक रियली, है ना, यू आर टेकिंग कंफर्मेशन, आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम द अदर पर्सन। क्वेश्चन टैग में एक कॉमन सा चीज होता है कि अगर ओरिजिनल सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, पर ओरिजिनल सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। देखते हैं यहाँ पे पहले आंसर के ऑप्शन है हमारे पास। सी आई वाज राइट, क्वेश्चन टैग ही है। द बॉय इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, अब यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म देखना पड़ेगा। इज नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा जिसमें इज आना चाहिए। डजंट ही नहीं आएगा, इजंट ही नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव है, डिडंट ही भी नहीं आएगा, आंसर आएगा इज ही, क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस में इज नॉट है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए और वर्ब रिपीट होगा, इज है तो इज आएगा। सो आंसर होगा द बॉय इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, इज ही, लड़के को खेलने में इंटरेस्ट नहीं है ना, सही बात है ना, ठीक है ना। तो हमने 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए और 5 एग्जाम्पल बाकी, उसको हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं। सो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। He told us that we should never live beyond dash means. हेलो बच्चों, आंसर है he's there our her. He told us, उसने हमें कहा, we should never live beyond dash means, बात हो रही है हमारी, हमें नहीं जीना चाहिए किससे ज्यादा। मेरे हिसाब से एक कहावत मुझे याद आ रही है कि जितनी आपकी चद्दर है आप उतने ही पैर फैलाओ, उससे ज्यादा पैर फैलाने का कोशिश मत करो। माने नो योर लिमिट्स, अंडरस्टैंड योर लिमिट्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली, लिव अकॉर्डिंगली। शादी में हम देखते हैं कि लोग इतना सारा पैसा उड़ाते हैं। सी आई रिस्पेक्ट द फीलिंग्स फॉर दैट सन्स एंड डॉटर्स हु आर गोइंग टू मैरी, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेंडिंग huge amount of money in a country like India where people don't have enough money with them? What is the meaning of spending so much money? और जिनके पास पैसा है वो खर्च करे, वो अलग बात है, जिनके पास पैसा नहीं वो भी शो ऑफ कर रहे, देख रहे कि वह पड़ोसी के लड़के, पड़ोसी ने कितना रुपया खर्च किया है अपने बेटे की शादी में, तो मुझे कितना करना चाहिए। दैट इज हाउ दे कंपेयर एंड वेस्ट देयर मनी। सो इफ आई एम नॉट केपेबल ऑफ स्पेंडिंग 5 लाख रुपीज, स्टिल आई एम गेटिंग लोन एंड स्पेंडिंग 5 लाख रुपीज, दैट इज द शेयर फुलिशनेस। सो यहाँ पे बात हो रही है हमारी, तो कौन सा प्रोनाउन होगा जो यहाँ पे सेट होगा? his नहीं होगा, their नहीं होगा, her नहीं होगा, the answer will be our. So the answer is we should never live beyond our means, मतलब हमारे पास जो है उसी में गुजारा करना है, उससे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ब्लैंक इज मे आई रिक्वेस्ट डैश यू अगेन टू कंसिडर माई केस फेवरेबली। बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है किसी को कि भाई मैंने जो आपको बताया था वो चीज को आप वापस कंसिडर करोगे प्लीज। ऑप्शन है हमारे पास टू, ऑन टू, ऑफ और नो प्रिपोजिशन। सो दिस इज दीज आंसर्स इंडिकेट प्रेपोजिशन, तो यहां पे प्रेपोजिशन आएगा। मे आई रिक्वेस्ट टू यू अगेन, सही लग रहा है, आगे देखते हैं, हर एक ऑप्शन ट्राई करके देखना है। मे आई रिक्वेस्ट ऑन टू यू, अजीब लग रहा है। मे आई रिक्वेस्ट ऑफ यू, बहुत अजीब लग रहा है। मे आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू कंसिडर, ये सही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से या तो आंसर टू वाला होना चाहिए या फिर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। मे आई रिक्वेस्ट टू यू अगेन या मे आई रिक्वेस्ट यू अगेन, सही आंसर होगा नो प्रपोजिशन, क्योंकि रिक्वेस्ट के बाद जब आप यू शब्द का प्रयोग करते हो तो बीच में कोई भी प्रपोजिशन लगाना सही नहीं है। सो यू कैन नॉट से मे आई रिक्वेस्ट टू यू अगेन, it's as simple as may I request you again to consider my case favorably. So सही आंसर होगा डी, नो preposition.
known as devout and serious person. She also has dash sense of humor. डिवाउट, डिवाउट का मतलब होता है वेरी रिलीजियस, बहुत ही धार्मिक, धर्म में मानने वाली। किसी लड़की को या किसी स्त्री को हम रेफर करें जो कि बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही रिलीजन में बिलीव करती है और बहुत ही सीरियस लड़की है। शी ऑल्सो हैज डैश सेंस ऑफ ह्यूमर। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बेटर, क्विक, गुड एंड ब्यूटीफुल। कौन सा शब्द सही रहेगा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए? बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर तब लगता है जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे हम कहीं पे कंपैरिजन नहीं करें। क्विक सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है मतलब इमीडिएटली वो सोच के कुछ हंसी वाली चीज बोल देती है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आइडियल कोलोकेशन, जहां पे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ लगने वाला कॉमन शब्द है गुड। ब्यूटीफुल सेंस ऑफ ह्यूमर, यू डोंट यूज ब्यूटीफुल। क्विक और गुड में से एक आंसर रहेगा। सही कौन सा है? सही आंसर है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए इंग्लिश में काफी सारे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के साथ अटैच हो जाते हैं, इन्हें हम कोलोकेशन कहते हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज सच अ कोलोकेशन। सही आंसर होगा गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं, गैलीलियो सेड, गैलीलियो वाज अ साइंटिस्ट, a Greek scientist, he said the earth dash around the sun। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। हमारे पास आंसर है इज रिवॉल्विंग, माने अभी घूम रही है सूरज के आसपास। रिवॉल्व माने हमेशा घूमती है। इज रिवॉल्व उसको घुमाया जा रहा है, मतलब कोई बंदा उसको घुमा रहा है। रिवॉल्व मतलब घुमा करती थी, अभी नहीं घूम रही है। फ्रेंड्स ये एक, यू आर रिफरिंग टू एन एक्शन विच इज एन एवरीडे एक्शन। पहले भी थी, अभी भी हो रही है, फ्यूचर में भी होगी। पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती रहती है। तो यहाँ पे दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सही आंसर होगा बी, माने रिवॉल्व्स। अभी घूम रही है, बाद में बंद हो जाएगी, ये बात नहीं है। पहले घूमती थी, अभी नहीं घूम रही, वो भी बात नहीं है। कोई बंदा उसको घुमा रहा है, वो भी नहीं। तो सही आंसर होगा रिवॉल्व्स। एंड विल गो टू द लास्ट क्वेश्चन। वी डैश अवर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव एट अवर हाउस। देखिए मुझे यहाँ पे कुछ कुछ रिमाइंडर आ रहा है। टेंस में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था जहां पे हम बात कर रहे थे भूतकाल में बनी हुई दो चीजों की, मतलब वी वर रिफरिंग टू टू एक्शंस इन द पास्ट, जहां पे एक चीज पहले हुई और दूसरी चीज बाद में हुई। मेरे हिसाब से वैसा कुछ आ रहा है कि मेहमान घर पे आए उससे पहले क्या काम खत्म कर लिया था, हमने अपना काम खत्म कर लिया था। तो शैल फिनिश तो नहीं आएगा क्योंकि वो फ्यूचर की बात कर रहा है। हैव फिनिश भी नहीं आएगा क्योंकि वो रीसेंट पास्ट प्रेजेंट की बात हो रही है। हैड फिनिश और शैल हैव फिनिश, अगेन शैल माने फ्यूचर। तो एक ही आंसर सही जा रहा है, हैड फिनिश। अब इसको रख के पूरा सेंटेंस पढ़ते, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, माने हमने हमारा काम खत्म कर लिया था। बिफोर किस चीज से पहले खत्म कर लिया था? गेस्ट के आने से पहले, मतलब गेस्ट हमारे घर पे आए उससे पहले हमने अपना काम खत्म कर लिया था ताकि हम गेस्ट के साथ बैठ के बात कर पाए। तो हियर वी आर रेफरिंग टू टू एक्शंस ऑफ द पास्ट, जहां पे पहले हमने अपना काम खत्म कर लिया और उसके बाद गेस्ट हमारे घर पे आए। तो हमने जो चीज पहले कर ली वहां पे हैड और क्रियापद का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सी, माने हैड फिनिश। With this, I conclude the third chapter of business communication. And so far, we have completed total 4 chapters of business communication. So we have almost completed 50% of syllabus. I'll stop here. Soon we will meet again. Thank you. Take care. Have a good day.